आज हम बात करेंगे कि जर्मनी में पीआर कैसे ली जाए, क्या तरीके हो सकते हैं पीआर लेने के, आल्सो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और फास्टेस्ट वे क्या है पीआर लेने का, और उसके बाद हम नेशनलिटी का भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं पीआर होने के। तो जिस तरह नाम से जाहिर है पीआर परमानेंट रेजिडेंट, तो इसका मतलब अब आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होंगे। ये आपको निकाल नहीं सकते का ये मतलब कि अब आप डिपेंडेंट नहीं है, स्टडी वीज़ा पे डिपेंडेंट नहीं है, वर्क परमिट पे या ब्लू कार्ड पे अब आप डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अब आप परमानेंट रेजिडेंट हैं। इसके साथ साथ और भी बेनिफिट्स होते हैं, जिस तरह के हाउसिंग अलाउंस मिलता है आपको, मिल सकता है आपको, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, या फिर बेटर क्रेडिट रेटिंग, या इस तरह के और भी सोशल बेनिफिट्स आप हासिल करते हैं। और आल्सो ट्रैवल और दूसरे यूरोपीय ममालिक में ट्रांसफ़र या वहाँ शिफ्ट होना ये काफ़ी इजी हो जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि जर्मनी में पीआर कैसे ली जा सकती है और कितना टाइम लगता है और क्या पॉसिबल वेज़ हैं। तो काफ़ी और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 तरीके डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन है, लाइक जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं या बाहर से जो हमारे कंट्री से नॉर्मली यहाँ पे आते हैं, तो इनमें से कोई एक तरीका जो है वो अख्तियार करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 तरीके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला तरीका है वो है EU ब्लू कार्ड। तो EU ब्लू कार्ड क्या है? EU ब्लू कार्ड एक वीज़ा है, एक वर्क परमिट है जो कि यूरोपीय मुल्क नॉन EU रेजिडेंट्स के लिए एक वीज़ा देते हैं या वर्क परमिट देते हैं, जिसमें नॉन EU रेजिडेंट यहाँ आके स्किलफुल वर्कर जो हैं वो यहाँ आके काम कर सकते हैं। तो ये जो वर्क परमिट या ये ब्लू कार्ड है, ये क्यों देते हैं यूरोपीय मुल्क नॉन EU रेजिडेंट्स को? क्योंकि ओवरऑल यूरोप में देखा जाए तो स्किलफुल वर्कर्स जो हैं या जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनकी कमी है। तो इसलिए ये फिर बाहर वाले लोगों को कहते हैं कि भाई आ जाओ, काम शाम करो हमारी कंपनी में, तो ब्लू कार्ड तुम्हें देते हैं, उसके बाद तुम्हें जो है परमानेंट रेजिडेंसी भी दे देंगे। तो इस तरह फिर बाहर से लोग आ जाते हैं जो कि इनकी कुछ हद तक कमी को पूरा कर देते हैं, जो शॉर्टेज है स्किल वर्कर्स की या हाईली क्वालिफाइड लोगों की। अच्छा, ये जो ब्लू कार्ड देते हैं तो इसका ये फ़ायदा ये है कि जर्मनी का जो ब्लू कार्ड है उसमें आपको 21 मंथ्स के बाद भी पीआर मिल सकती है। मतलब इतना आसान कर दिया, लेस देन 2 ईयर्स, ताकि बाहर से ये लोग बुला सकें, हाईली क्वालिफाइड लोग बुला सकें, अच्छी पोजीशंस पे लोग बिठा सकें जो कंपनीज के लिए काम करें। तो ये जो 21 मंथ में आपको पीआर देते हैं, मतलब लेस देन 2 ईयर्स में आपको पीआर देते हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यही है कि आपके पास ब्लू कार्ड होना चाहिए। और आप ब्लू कार्ड देखते हैं कि वो कब मिलता है। तो ब्लू कार्ड के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपके पास जॉब ऑफर हो जिसमें आपकी तनख्वाह जो है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो, और ये हर साल चेंज भी हो सकती है। तो अभी 2022 में ये जो तनख्वाह है, ये जो सैलरी है, ये 56,000 समथिंग है। मतलब अगर आपकी तनख्वाह इस लेवल से ऊपर है तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, ब्लू कार्ड अच्छे वाला वर्क परमिट। तो अगर और वो कब मिलता है? जब आप और आपकी जो जॉब है, वो जो जॉब ऑफर है वो भी आपकी डिग्री से रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर आप ये इस तरह काम करते हैं तो 21 मंथ बाद भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन साथ में B1 जर्मन सर्टिफिकेशन भी आपको चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। और साथ में एक आध कोई टेस्ट भी होता है, लीबन इन डॉइचलैंड, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब वो हो जाता है। तो B1 सर्टिफिकेशन और साथ में ब्लू कार्ड और साथ में इंटीग्रेशन एक टेस्ट, तो इसके बाद आपको 21 मंथ्स में भी मिल सकता है। तो लेकिन अगर आपके पास ब्लू कार्ड है और आप 21 मंथ्स में आपके पास B1 नहीं है तो भी इट्स ऑल राइट। आपको 33 महीने बाद, फिर 33 मंथ्स बाद आपको A1 जर्मन लेवल के साथ भी पीआर आपको मिल सकती है। अच्छा, एक बात और कि कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें ये जो हमने सैलरी रेंज डिस्कस किया 56,000, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें जर्मनी को ज़्यादा ही स्किल वर्कर्स की कमी है। तो इन्होंने उन फील्ड्स के लिए, मसलन IT, मैथमेटिक्स या मेडिसन, इन फील्ड्स के लिए वो सैलरी का थ्रेश होल्ड जो है वो कम किया हुआ है। वो ऑलमोस्ट 44,000 यूरो भी अगर आपकी एनुअल तनख्वाह है, सैलरी है, तो फिर भी आप EU ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि इन फील्ड्स में इनके पास बंदे कम हैं, तो ये चाहते हैं कि और से और लोगों को ये प्रिविलेज दे दी जाए EU ब्लू कार्ड वाली, ताकि और लोग आ सकें। अच्छा, ये जो ब्लू कार्ड है ये किन को मिलता है? तो किन को मिलता है? किसी को मिल सकता है जिसके पास जॉब ऑफर और स्टडी रिलेटेड हो और वो सैलरी जो है वो सर्टेन लेवल से ऊपर हो। एंड आल्सो ये जो जर्मनी में लोग हैं उनके लिए भी है, और जो इंटरनेशनल लोग हैं उनके लिए भी। जर्मनी से मुराद जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं और उसके बाद फिर ये ब्लू कार्ड वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आल्सो दूसरे लोग भी जो कि अपने मुल्क से ही कर सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट कि जो लोग जर्मनी से ही पढ़ते हैं, मतलब जिनकी हायर डिग्री यहीं से होती है, तो उसके बाद अगर वो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी डिग्री ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन जो बाहर से करते हैं पाकिस्तान या इंडिया से, तो उनके लिए फिर ये है कि उनकी डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब रिकॉग्नाइज्ड कैसे होगी? तो वो उसके लिए एक यहाँ का एक वो रिकॉग्नाइज का एक डेटाबेस है कि ये ऐसी डिग्रीज़ और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को मानते हैं। इनेबियन डेटाबेस से कहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ से आप देख लेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी और फिर आपका कोर्स वो इनेबियन डेटाबेस में है। अगर डेटाबेस में है तो इसका मतलब ये आपकी डिग्री को, आपके कोर्स को मानते हैं, मतलब ये
इक्विवेलेंस है जर्मन लेवल पे भी, अक्सर होते हैं कोर्सेज। और अच्छा अगर नहीं होते तो क्या करना है, तो फिर आपने अपनी डिग्री को इक्विवेलेंस कराना है, मतलब इनको प्रूव करना है कि ठीक है भाई हमारी डिग्री अगरचे लिस्टेड नहीं है पर हम भी हैं, कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कोई कोर्स किया है, तो वो भी कुछ माना जाता है। तो फिर क्या है, फिर इनका एक इदारा है जैब के नाम से, तो फिर आप जैब को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ भेजते हो, तो फिर वो आपको स्टैंप लगा के देता है कि भाई ठीक है डिग्री जो इसने की है अपने मुल्क से ही, तो ठीक है वो चलता है इस तरह। मतलब एक दोस्त ने भी करवाया है कि उसकी नेबियन डेटाबेस में नहीं थी, तो उसने जैब को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड किए हैं, को 300 यूरो आई गैस उनकी फ़ीस होती है, तो वो फिर ठप्पा लगा देते हैं कि भाई ठीक है ये डिग्री भी हम मानते हैं अगरचे डेटाबेस में नहीं है। अच्छा आप चलते हैं सेकंड वे की तरफ, और सेकंड वे जो है वो है नॉर्मल वर्क परमिट का। क्या आप नॉर्मल वर्क परमिट आपको मिलता है बाहर से, किसी मुल्क से, इंडिया पाकिस्तान से, या फिर इधर जर्मनी में रहते हुए आपको वर्क परमिट मिलता है, तो फिर आपको अल्टीमेटली मतलब आगे 4 साल बाद जाने के बाद PR मिलती है। तो अब ये वर्क परमिट और ब्लू कार्ड में फ़र्क यही है सिर्फ कि ब्लू कार्ड के लिए सैलरी रेंज जो है वो हाई थी, कि अगर आपकी सैलरी रेंज हाई होगी तो फिर आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपकी सैलरी रेंज कम है, 56,000 से भी कम है, और फिर 44 जो कि स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए उसके लिए भी कम है, तो फिर आप नॉर्मल वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें काम करने के बाद आपको 4 साल बाद जो है वो PR मिलती है विद B1 जर्मन लेवल, और आल्सो फिर जो उनका इंटीग्रेशन टेस्ट है वो भी शामिल करके। अच्छा एक और बात ये है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं वर्क परमिट से, लेकिन आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है एनुअली, तो फिर क्या होगा कि आप नॉर्मल वर्क परमिट से ब्लू कार्ड पे भी जा सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप ब्लू कार्ड वाली थ्रेशोल्ड में जाओगे, सैलरी वाली जो रेंज है और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर आप अपना वीज़ा जो है वो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर आप वो ब्लू कार्ड वाली प्रिविलेजेस भी ले सकते हो। अच्छा आप चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जो कि PR की तरफ लेके जाता है और काफ़ी कॉमन भी है, मतलब जो लोग इंटरनेशनली जहाँ जर्मनी में पढ़ने के लिए आते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, ये उनके लिए तरीका है। वेल तो जो तीसरा तरीका है वो है वर्क परमिट विद जर्मन डिग्री। तो अब ये तरीका है, ये सेकंड से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक एज ये हो गया कि आज जो बंदा है उसके पास जर्मन डिग्री होती है, अगरचे उसकी जो सैलरी का थ्रेश होल्ड है वो ब्लू कार्ड जितना नहीं है, उससे कम है, नॉर्मल वर्क परमिट है, लेकिन स्टिल उसको PR मिल सकती है 2 साल में विद B1 क्वालिफिकेशन एंड आल्सो जो उनका इंटीग्रेशन टेस्ट है वो भी। तो ये जो जर्मन डिग्री है ये कोई भी हो सकती है, मतलब बैचलर की डिग्री भी हो सकती है, मास्टर की भी हो सकती है, इवन ऑस बिल्डिंग की भी हो सकती है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। तो ये एक एज मिल जाता है उनको कि 4 साल की बजाय अब इनको PR 2 साल में मिल जाएगी, क्योंकि उनकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री है वो जर्मनी से है। तो ये हैं 3 वो कॉमन तरीके जो कि PR की तरफ ले जाते हैं, और इसमें जो हमने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की हैं जर्मन लैंग्वेज की या सैलरी का थ्रेशोल्ड, ये हर साल बदल भी सकता है, मतलब हर साल ये एडजस्ट करते हैं कि किस तरह जो स्किल वर्कर्स हैं उनकी कमी को पूरा किया जाए, तो फिर ये सैलरी ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो यूज़फुल लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से मतलब एक मेक इट इन जर्मनी वेबसाइट है, या और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके 2-3 के लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स या ये जो हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं ये थोड़ा बहुत वेरी करती हैं। मतलब एक इदारा है ओसलैंडर बेहोल्डे, ये आप उसको फॉरेन ऑफिस समझिए, तो वो क्या करता है जो कि इंटरनेशनल लोगों के साथ डील करता है। तो अब ये हर शहर में उसका अलग होता है, मतलब आप जिस शहर में रह रहे होते हो वहाँ अप्लाई करते हो इस सारे काम के लिए। तो अब सीन ये होता है कि वहाँ पे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी बहुत डिफर कर सकती हैं। फर्दर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ से रजू करेंगे। अच्छा आखिर में चलते चलते थोड़ा सा नेशनैलिटी को भी देख लेते हैं। तो नेशनैलिटी का ओवरऑल रूल ये है कि आपकी 8 साल जो है वो रिहाइश जर्मनी के अंदर होनी चाहिए, तो फिर आप नेशनैलिटी साथ में B1 जो है जर्मन क्वालिफिकेशन वो भी आपको चाहिए, और इंटीग्रेशन टेस्ट वगैरह भी चाहिए। तो ये 8 साल जो है ये सुना है 7 साल भी हो जाता है, लेकिन फिर उसके लिए वॉलंटियर वर्क या कुछ और एक्टिविटीज़ या कुछ प्रूव करना है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे और जर्मन के अंदर जो है ना इंटीग्रेट हुए फुल किस्म के। तो खैर ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो आज हमारा फोकस था वो PR इन जर्मनी, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो या दैट वाज इट फॉर टुडे। और अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है तो यू कैन हेल्प मी इन 2 वेज। फर्स्ट लाइक दिस वीडियो एंड सेकेंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।